हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिटिल फेरी डॉक्टर को आइस रिवर वैली के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। आइस रिवर वैली का एल्डर बिंगयू अभी के लिए उसके पीछे पड़ा था। जब उसके कहने पर भी लिटिल फेरी डॉक्टर सरेंडर नहीं करती है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने लगता है। उसके हमलों से लिटिल फेरी डॉक्टर और घायल हो जाती है। बिंगयू अभी के लिए एक 6 स्टार डाउजोंग था, तो उसे हराना लिटिल फेरी डॉक्टर जैसी घायल योद्धा के लिए अभी मुमकिन नहीं था। तभी बिंगयू लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक और हमला कर देता है। ये हमला अगर लिटिल फेरी डॉक्टर को लग जाता तो लिटिल फेरी डॉक्टर जरूर मारी जाती। हमले के जवाब में लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी बची कुची डोईकुई लगाकर एक दूसरा हमला रेडी करती है और अपने अटैक से बिंगयू के अटैक को रोकने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और बिंगयू के अटैक से उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिंगयू का हमला उसे लगने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में एक आवाज आती है, क्रैक। अब आगे आवाज काफी तेज थी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने वो आवाज साफ साफ सुनी थी, लेकिन अभी के लिए उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो पीछे मुड़कर देख सके कि ये आवाज कहाँ से आई है। बिंगयू का हमला उसके बहुत करीब पहुंच जाता है। अब वो हमला लिटिल फेरी डॉक्टर को लगने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में एक हाथ आ जाता है और बिंगयू के हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो ऐसा करने से तुम पूरे के पूरे आइस रिवर वैली के दुश्मन बन जाओगे? किसी को उनकी लड़ाई के बीच में आता देख बिंगयू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गुस्से में सामने वाले को धमकी देता है, मगर जिसने हमला रोका था वो तो बिंगयू पर ध्यान भी नहीं देता है। वो मुड़कर लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, पर अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। अब तुम देखो मैं किस तरह इन आइस रिवर वैली वालों को उनकी नानी, नाना, उनके दादा दादी सब याद दिलाता हूँ। अपने सामने खड़े योद्धा को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पलकें झपकाने लगती है। उसे लग रहा था कि अभी वो कोई सपना देख रही है, मगर कुछ देर तक पलकें झपकाने के बाद वो समझ जाती है ये सपना नहीं है। अचानक उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो उसी बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, जियन, तो तुम आखिर आ ही गए। जियन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी वो कोई नॉर्मल मुस्कान नहीं थी। उस मुस्कान में एक आशा थी कि जियन आज उसे इस मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन इससे पहले कि जियन उसे कुछ जवाब दे पाता, एक आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है, लड़के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आइस रिवर वैली के मैटर में इंटरफेयर करने की? लगता है तुम्हें अपनी पावर पर बहुत घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारा ये सारा का सारा घमंड यहीं पर उतार दूंगा। दोनों मुड़कर जब आवाज की दिशा में देखते हैं तो वहां पर एल्डर बिंगयू खड़ा था, जो अभी बहुत ही गुस्से में था। एल्डर बिंगयू को गुस्सा इस बात का नहीं आ रहा था कि जियन ने इस मैटर में बीच में इंटरफेयर किया है। उसे तो गुस्सा इस बात का आ रहा था कि इस आइस बैरियर को तोड़कर अंदर घुसने से पहले जियन ने आइस रिवर वैली के आधे से भी ज्यादा डिसाइपल्स को मार दिया था। अभी से कुछ देर पहले इस बैरियर के चारों तरफ 100 से भी ज्यादा आइस रिवर वैली के डिसाइपल मौजूद थे, लेकिन अभी के लिए इस बैरियर के चारों तरफ सिर्फ 30-40 बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल बचे थे, जिसका मतलब साफ साफ यही था कि जियन ने बैरियर के अंदर घुसने से पहले उन सभी को मार दिया था। और इसी बात पर अभी के लिए एल्डर बिंगयू को गुस्सा आ रहा था, मगर बिंगयू के गुस्से को देख जियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपने दांत दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी आइस रिवर वैली ने इस लड़की पर हमला कर कर हद पार की थी और मैंने तो बस तुम्हारे आइस रिवर वैली वालों को इसकी सज़ा दी है। और हाँ, ये तो बस सज़ा की शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। जियन की बात सुन एल्डर बिंगयू का गुस्सा भी बढ़ जाता है। वो गुस्से में कहते हैं, लड़के, तुम अभी के लिए एक 1 स्टार डाउजोंग हो, फिर भी क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको? तो जियन हंसते हुए कहता है, वो तो आज पता चल ही जाएगा मेरे अंदर हिम्मत है या नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो आइए और मुझसे मुकाबला कीजिए। लगता है वक्त के साथ यंग जनरेशन और भी ज़्यादा घमंडी हो रही है, एल्डर बिंगयू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो आगे कहते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि हमें कभी भी ऐसे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जो हमसे रिलेटेड ना हो। जिसके बाद वो एल्डर बिंगफू की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, बिंगफू, तुम इस लड़के को संभालो,
मैं जाकर पॉइजन लेडी को संभालता हूँ। और हाँ, इस लड़के पर बिल्कुल भी दया मत दिखाना, इसके हाथ पैर तो तोड़ ही देना, साथ ही साथ इसे इतना तड़पाना कि इसे अपना पूरा खानदान याद आ जाए। ये भगवान से मौत मांगे पर इसे मौत ना मिले, इसकी ऐसी हालत कर देना। इधर बिंग फू की नज़र भी अभी के लिए जियन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो जल्दी से हाँ में से रिला देता है। उसने भी देखा था कि जियन कितना ज़्यादा पावरफुल था। असल में बैरियर तोड़ने से 3 मिनट पहले ही जियन इस आइस बैरियर के पास पहुंच गया था और फिर अगले 3 मिनट तक लगातार जियन ने आइस रिवर वैली के 64 डिसाइपल्स को मारा था। 3 मिनट में ही जियन ने उन सभी का खात्मा कर दिया था और फिर 3 मिनट में ये सब कर जियन बैरियर तोड़ने गया था और बैरियर तोड़कर अंदर घुस आया था। जियन को एक साथ इतने डिसाइपल्स मारता देख वो भी चौंक गए थे, लेकिन अभी के लिए उन्हें जियन से डर नहीं लग रहा था, बल्कि जियन पर गुस्सा आ रहा था। वो बिंगयू से कहते हैं, तुम चिंता मत करो बिंगयू, मैं इस लड़के को इतना तड़पाऊंगा कि इसकी आत्मा भी इसका साथ छोड़ देगी। ये कहकर बिंग फू जियन की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से पलटे इस हालात से लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान हो जाती है। वो मन ही मन बुदबुदाती है, जियन अभी के लिए भले ही पावरफुल हो, लेकिन वो अकेला एक 6 स्टार डाउजोंग से नहीं लड़ सकता है और यहाँ पर तो अभी के लिए 2 6 स्टार डाउजोंग और एक 2 स्टार डाउजोंग है। ऐसे में मेरा तो छोड़ो, जियन का भी यहाँ से जिंदा बचकर भागना मुश्किल होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जियन यहाँ से सक्सेसफुली भाग जाए। भले ही आज मैं यहाँ पर मर जाऊँ, पर मैं जियन को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। यही सोच वो अपना मन बना लेती है और जियन से कहती है, जियन मेरी बात मानो और अभी के लिए यहाँ से भाग जाओ। अभी के लिए यहाँ पर 3 एलाइड डाउजोंग हैं और हम चाहकर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ मेरी बात मानो और अभी ये जगह छोड़कर भाग जाओ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अगली कुछ ही देर में इन तीनों को हराकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ये सुन जियन भी एक पल के लिए चौंक जाता है। उसे नहीं लगा था लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ ऐसा कहेगी, लेकिन इसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा? अभी तुम इतनी घायल हो कि इन तीनों को तो छोड़ो, तुम्हारा इन तीनों में से एक से लड़ना भी लगभग नामुमकिन है। और तुम चिंता क्यों करती हो? क्या तुम्हें इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने इस मैटर में इंटरफेयर किया है तो मैं इस मैटर को सॉल्व ज़रूर कर सकता हूँ? तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। जियन की बात सुन लिटिल फेरी डॉक्टर एक राहत की सांस लेती है। उसे समझ आ गया था कि जियन के पास ज़रूर कोई ना कोई प्लान है। इधर जियन की बातों से तो एल्डर बिंगयू और एल्डर बिंग फू भी चौंक गए थे, लेकिन उसके बाद दोनों गुस्से में कहते हैं, आज हम दोनों भी देखना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसके दम पर तुम इतना उछल रहे हो कि हमारे आइस रिवर वैली के 2 6 स्टार डाउजोंग लेवल के वॉरियर से एक 2 स्टार लेवल का वॉरियर होते हुए भी लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। हमें भी तो आज पता चले कि सिर्फ तुम्हें भौंकना आता है या फिर तुम काटना भी जानते हो। तो जियन एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, भौंकना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन हाँ मैं काटना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप लोगों को बता दूँ, आज से पहले मैंने कई सारे योद्धाओं की जिंदगी की डोर काटी है, लेकिन अभी के लिए वो दोनों एल्डर जियन की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन दोनों का तो मानना ये था कि उनके सामने खड़ा ये योद्धा एक 1 स्टार डाउजोंग है और एक 1 स्टार डाउजोंग को वो दोनों आसानी से कुचल सकते हैं। बिंग फू बिंगयू से कहता है, बिंगयू तुम जाकर उस पॉइजन लेडी को संभालो, मैं जाकर इस लड़के को संभालता हूँ। और हाँ, अपनी पूरी जी जान लगा देना, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि मुझे इस लड़के पे अब थोड़ा शक होने लगा है। तो बिंगयू हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ जाने लगता है और बिंग फू जियन की तरफ। अचानक से बिंग फू अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वो जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ की हवा तक बर्फ में बदलती जा रही थी। बिंग फू की बॉडी से खतरनाक डोईकुई निकल रही थी जो आसपास की जगह को पूरी तरह से जमा रही थी। इधर बिंगयू तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से वो अपने डोईकुई एक्टिवेट करता है और उसे अपने हाथ की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही पलों में उसके हाथों पर एक सील आ जाती है। बिंगयू अपना हाथ घुमाता है और वो सील एक फीट लंबे आइस व्हील में बदल जाती है। अभी के लिए उसके हाथ के ऊपर एक आइस व्हील बन गया था। आइस व्हील का साइज 1 फीट जितना था,
लेकिन उसके अंदर की पावर हद से ज़्यादा खतरनाक थी। बिंगयू जल्दी से उस आइस व्हील से लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला कर देता है। पल के झपकाने में ही आइस व्हील लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच गया था। आइस व्हील तेजी से लिटिल फेरी डॉक्टर के गर्दन की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से आए इस हमले से लिटिल फेरी डॉक्टर भी चौंक जाती है। वो जल्दी से अपने कदम पीछे ले जाने लगती है। अगले कुछ ही पलों में वो वहां से 100 मीटर दूर पहुंच गई थी, लेकिन उसने बिंगयू को कम आंक लिया था। लिटिल फेरी डॉक्टर को भागता देख बिंगयू भी अपनी पूरी जी जान लगा देता है और अपनी कमाल की स्पीड के साथ पलक झपकाने में ही लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। अभी के लिए उसके पास इतनी भी पावर नहीं थी कि वो इस हमले को रोक सके। फिर भी वो अपना पंच रेडी करती है ताकि कम से कम वो मरने से तो बच जाए। मगर डोइकुई कम होने की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर का पंच रेडी होने में अभी बहुत देरी लग रही थी। तभी वो हमला लिटिल फेरी डॉक्टर के गर्दन के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर की गर्दन काट पाता, एक सिल्वर कलर का हाथ आकर उस हमले को रोक देता है। अचानक से एक और सिल्वर कलर का हाथ आता है जो उस हमले को बीच में से काट देता है। आइस व्हील का हमला पूरी तरह से बेकार हो गया था। अचानक से आइस बदलाव से सभी चौंक जाते हैं और सभी उस सिल्वर कलर की फिगर को देखने लगते हैं। बिंगयू की नज़रें उसी सिल्वर कलर की फिगर पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर में ही वो समझ जाता है कि सिल्वर कलर की फिगर आखिर क्या है और एक शौक के साथ वो हकलाते हुए कहता है, एक डेमन पपेट। उसे शौक डेमन पपेट को देखकर नहीं लगा था, बल्कि उसकी पावर देखकर लगी थी। उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि अभी बिंगयू भी उसकी पावर का पता नहीं लगा पा रहा था, जो ये साफ साफ बता रही थी कि वो पपेट उससे ज़्यादा पावरफुल है। इधर पपेट को देखकर बिंगफू भी चौंक गया था, लेकिन उसने हमला करना नहीं रोका था। वहीं जब जियन बिंगयू को ऐसे बुरी हालत में देखता है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो दांत दिखाते हुए कहता है, लगता है पिछले कई सालों में तुम्हारे आइस रिवर वैली ने जो काम किए हैं उसे तुम लोगों का कॉन्फिडेंस हद से ज़्यादा बढ़ गया है। कोई बात नहीं, आज मेरी ये डेमन पपेट तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस तोड़ देगी। जिसके बाद जियन बिंगयू की तरफ इशारा करता है और कहता है, मेरी डेमन पपेट जाओ जाकर इसको मार दो। जियन को ऑर्डर मिलते ही और डेमन पपेट बिंगयू की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही पलों में वो बिंगयू के सामने खड़ी थी। अचानक से अर्थ डेमन पपेट अपना हाथ मूव करती है और बिंगयू पर अपनी फिस्ट से हमला कर देती है। उसकी फिस्ट तेजी से बिंगयू की तरफ बढ़ रही थी। फिस्ट को अपनी तरफ बढ़ता देख बिंगयू भी जल्दी से एक पंच रेडी करता है और पंच से फिस्ट का सामना करने जाता है। दोनों के हमले आपस में टकरा जाते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ एक खतरनाक सोनिक बूम निकलती है। सभी की नजरें अभी के लिए उन दोनों पर ही टिकी थी और सभी की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह जाती हैं कि दोनों हमले के टकराने से डेमन पपेट तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी थी। वो तो अपनी जगह पर वैसी की वैसी खड़ी थी, लेकिन अभी के लिए बिंगयू किसी कागज की तरह उड़ते हुए कई मीटर दूर चला गया था और अभी के लिए खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी हालत अर्थ डेमन पपेट ने सच में बहुत खराब कर दी थी। बिंगयू समझ जाता है वो डेमन पपेट को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो बिंगफू की तरफ मुड़ता है और कहता है, बिंगफू तुम जल्दी से जाकर इस लड़के को हरा दो। अगर हम इस डेमन पपेट को डीएक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमें पहले इस लड़के को मारना होगा, वरना ये डेमन पपेट ऐसे ही हमें रोकते रहेगी। ये सुनकर बिंगफू हाँ में सिर लाता है और तेजी से जियन की तरफ बढ़ने लगता है। अभी वो जियन की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी बीच में एक इंसानी आकृति आ जाती है जो कहती है, बिंगफू तुम रुक जाओ। अगर तुम रुक जाओगे और इस लड़के को जाने दोगे यहाँ से तो मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूंगी। जियन ये बोलने वाली की तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये किसी और ने नहीं, लिटिल फेरी डॉक्टर ने कहा था। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुन बिंगफू भी रुक जाता है। जियन लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने पीछे खींच लेता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और चिंता मत करो, भले ही मेरे पास एक ही डेमन पपेट हो, पर इन लोगों को हराने के लिए मेरे पास और भी कई सारी स्ट्रैटेजी हैं। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर को राहत की सांस लेती है। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि जियन के पास डेमन पपेट के अलावा और कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। इधर जियन को लिटिल फेरी डॉक्टर को सरेंडर करने से रोकता देख बिंगफू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है,
बिंगहे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के लिए तुम हमारी आइस रिवर वैली के सभी डिसाइपल्स को लेकर इस पॉइजन लेडी के पीछे जाओ। मैं जाकर जियन को देखता हूँ। और हाँ, तुम इस पॉइजन लेडी को पकड़ने में अपनी जी जान लगा देना, जरूरत पड़े तो इसे मार भी देना। ये कहकर बिंगफू जियन की तरफ बढ़ने लगता है। इधर बिंगफू का आदेश मिलती ही वो 2 स्टार डाओजोंग अचानक से लड़ाई में कूद पड़ता है। सभी आइस रिवर वैली के डिसाइपल्स को वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर को रोक सके। इधर बिंगफू जियन पर एक बहुत बड़े भाले से हमला कर देता है। एक बहुत बड़ा भाला जिसमें अभी के लिए बिंगफू की आधे से भी ज़्यादा डोईकुई थी, वो जियन की तरफ बढ़ रहा था। उस भाले को अपनी तरफ बढ़ता देख जियन बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर परेशान हो गई थी। मगर इससे पहले कि वो जियन से कुछ कह पाती, जियन कहता है, मेरे पास अभी के लिए डेमन पपेट नहीं है, पर एक स्पिरिचुअल बॉडी है। ये कहकर वो टियान हाउ को उनकी स्पेस स्टोरिंग से बाहर निकाल लेता है और कहता है, टियान हाउ, अब आपकी ज़रूरत मुझे आन पड़ी है। तो टियान हाउ आसपास की सिचुएशन को देखते हुए कहते हैं, जियन, क्या सच में इन चींटियों को मारने के लिए तुमने मुझे बुलाया है? इन्हें तो तुम अकेले ही मार सकते हो। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।